कर लेता हूँ, फिर हम आगे चले जाएंगे। तो एक लाइन हमारी ये थी, ये हमारी लाइन है समझो, देखो ठीक है, ये हमारी लाइन है और ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे ए पोजीशन वेक्टर रहेगा। और एक अनदर पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है, वो हमें पता नहीं, लेकिन उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो अल्फा वेक्टर है। तो इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना होता है हमारे लाइन का। और ये जो हमारी लाइन थी, उस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर होता है जो जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब अब आपको इस लाइन का इक्वेशन पता होगा, मतलब ये लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर होता है। ये हमने देख चुके हैं अभी, पैरामेट्रिक फॉर्म का वेक्टर इक्वेशन होता है ये लाइन का, ठीक है। तो ये इसको अल्फा वेक्टर बोलेंगे। और ये डिस्टेंस जब आपको निकालना होगा तो आप ये डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कैसे आया इस पे हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि स्लैब कवर करना टारगेट है अभी फिलहाल। तो इसमें क्या है, देखो अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अल्फा वेक्टर मतलब ये वेक्टर रहेगा, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर रहेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है और फिर मॉड निकालना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आई में से आई को माइनस करो, जे में से जे को माइनस करो, के में से के को माइनस करो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते कोई भी वेक्टर की, तो उसके समझो ये आई 2i प्लस 3j प्लस 4j 4k ऐसा वेक्टर आया, तो ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करके स्क्वायर रूट के अंदर मॉड निकालते हैं हमेशा। अगर ये पी वेक्टर आ तो मॉड ऑफ पी वेक्टर ऐसे निकलेगा। तो ये हमें पता है, अभी बहुत डिस्कस कर लिया वेक्टर्स में। फिर ये मॉड होता है यहाँ पे, एक्चुअल में ध्यान रखो, ये रूट नहीं हो, मतलब वैसे नहीं हो, मॉड है वो। तो पहले क्या करो, अल्फा माइनस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू तुम्हारे पास होगी, उसका डॉट प्रोडक्ट लो बी के साथ। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, अगर कोई वेक्टर है, ये बताने की जरूरत है क्या डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? हेलो, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बताने की जरूरत है क्या? नो सर। समझो, एक बार बता देता हूँ। कोई अगर बी वेक्टर है समझो, कोई अगर बी वेक्टर है, उसका 2i प्लस 3j प्लस 4k ऐसा वेक्टर है। और कोई ए वेक्टर है जो है i प्लस 2j प्लस 3k, इस तरह का। तो इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को यहाँ पे लिखो i प्लस 2j प्लस 3k, इनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 2i प्लस 3k प्लस 4k। तो आप क्या करोगे, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तब ये आई का कोएफिशिएंट 1 होगा, ये कोएफिशिएंट नहीं, ये कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने का, 2 इंटू 1 2। सिर्फ वैल्यू लेने का, आई जे के नहीं लेते, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट होता है, मैग्नीट्यूड होती है बस, डायरेक्शन नहीं होता है, तो आई जे के नहीं आते। तो ये 2 इंटू 3, इसका आंसर आता है 6। ये 3 इंटू 4, इसका आंसर आता है 12। आप इसको ऐड कर दो सबको, ये आपको जो आंसर मिलेगा, जो मिलेगा 20, ये 20 इसका डॉट प्रोडक्ट है। समझा? डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट है अभी? तो कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे बस डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकाल के उसमें डाल के वैल्यूज को निकालना होता है। तो ये चीज थी एक पॉइंट से किसी भी लाइन तक का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ऐसे ऐसी चीजें दी जाती है, देखो आपको फाइंड द लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये इक्वेशन दिया गया है नीचे। तो आपको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर भी पता है और अल्फा वेक्टर भी पता है, सारी वैल्यू है आपके पास। ये जो होता है वो ए वेक्टर होता है, ये जो होता है वो बी वेक्टर होता है, और ये जो रहेगा इसको अल्फा वेक्टर बोलेंगे। आई जे के लगा दो इसको, मतलब 3i प्लस 2j प्लस 1k, ठीक है, ये अल्फा वेक्टर रहेगा। अल्फा है, बी है, ए है, आप सारी वैल्यूज इसमें डालो, सॉल्व करो। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, देख लिए थे हमने पिछली बार ऐसे क्वेश्चंस को। आगे का कॉन्सेप्ट था, अगर कार्टेशियन फॉर्म में आया है तो क्या करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन में क्या करना होता है, आपको कार्टेशियन से हमारा इक्वेशन बनाते आता है। मैं ये एक चीज आपको बता दूं, आपको कभी भी अगर दिक्कत आए ना कार्टेशियन में, तो एक चीज ध्यान में रखना, किसी भी कार्टेशियन से हमें वेक्टर इक्वेशन बनाते आता है। कैसे, ये नीचे का जो रहता है ना, इसको आप आई जे के अगर कनेक्ट कर दोगे, 5i प्लस 2j प्लस 3k, तो ये अपना बी वेक्टर हो जाता है, वो पैरेलल वाला वेक्टर होता है ये। और ये जो ऊपर के नंबर रहे, मतलब ये वाले, ठीक है, इसके साइन चेंज करके लिखो। साइन चेंज मतलब क्या, मतलब ये +3 था तो -3i, प्लस -1 था तो +1j, और -4k, ये जो बनेगा ना वो ए वेक्टर होता है। समझे क्या? समझे क्या? ये यस। वाले नंबर को साइन चेंज करके तो ए वेक्टर मिलेगा, नीचे वाले को डायरेक्ट लिखा तो बी वेक्टर मिलेगा, और ये जो नंबर था ये अल्फा वेक्टर था ही। बस ये ऊपर का फॉर्मूला बन जाएगा, अब ऊपर के फॉर्मूले से सॉल्व करो। तो कार्टेशियन में आया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करते आता है। अगर आपको वेक्टर बहुत अच्छे से समझ रहा है तो आप वेक्टर में लिखो सब कुछ, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, वो बढ़िया टेक्निक है। नहीं तो फिर आपको कभी कभार क्या करते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछते हैं, ठीक है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा तो आप डायरेक्ट वेक्टर में उसको सॉल्व करके निकाल नहीं सकते हो, तो ये सेकंड मेथड आपको यूज करना है उससे। ये कार्टेशियन इसका रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये डायरेक्शन रेशियो जो आएंगे इसके, मतलब डायरेक्शन रेशियोज कैसे आते हैं, ये यम यम यन इनके इनके कोऑर्डिनेट्स को हम निकाल लेते हैं। देखो
अगर ये यम पॉइंट इस पे लाई करेगा तो क्या होगा, ये लाइंग पॉइंट क्या रहेगा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं देखो, इसको आप लैम्बडा कंसिडर कर लो आगे, इसको एक बार कंपेयर करो आपको एक्स मिलेगा, इसको लैम्बडा से कंपेयर करो आपको वाई मिलेगा, इसको लैम्बडा से कंपेयर करो आपको जेड मिलेगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं वो ये मिलते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के बाद ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये कोऑर्डिनेट है ये एम के, ठीक है। आपको 2 पॉइंट मिल गए, देखो ये एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम 2 पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन रेशोज निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशोज मतलब क्या है, वो बी वेक्टर होता है। कैसे निकालते हैं उसको डायरेक्शन रेशोज को, डायरेक्शन रेशो का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। अगर आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है और इनके डायरेक्शन रेशो चाहिए लाइन के, तो डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालते हैं, ये ए मतलब एक्स का, बी मतलब वाई का और जेड सी मतलब जेड का होता है। तो आपको क्या करना होता है, देखो समझो ये x1 y1 और z1 है, ठीक है, और ये जो है वो x2 y2 और z2 है। तो आपको क्या करना है डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए, x2 में से x1 को माइनस करो, x2 में से x1 को माइनस करो, y2 में से y1 को माइनस करो, z2 में से z1 को माइनस करो, तो आपको डायरेक्शन रेशो मिल जाते हैं ए बी सी, उस लाइन के ए बी सी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ए बी सी को आई जे के लगा दोगे आप, तो आपको बी वेक्टर मिल जाएगा। समझे क्या, ये चीज समझे क्या, यस डायरेक्शन सर। रेशो कैसे निकालते, दो पॉइंट में से सेकंड सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करते चलो, आपको डायरेक्शन रेशो अपने आप उस लाइन के मिलते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशो मिल जाते हैं। आप क्या करोगे यहाँ पे, देखो ये जो कोऑर्डिनेट थे वो इसके थे, और ये जो कोऑर्डिनेट थे वो इसके थे। आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, हर एक कोऑर्डिनेट को, इसने इसको x1 y1 z1 बोला है, यहाँ पे x2 y2 z2 बोला है, माइनस कर रहा है वो, तो उसको माइनस करने के बाद ये कोऑर्डिनेट्स मिले थे, ये पहला, ये माइनस किया, देखो यहाँ पे ये 5 लैम्बडा -3 में से 0 को माइनस किया क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो हर एक कोऑर्डिनेट को माइनस किया, इसमें से ये 2 माइनस करेगा वो, देखो ये दिख रहा है, इसमें से वो 3 माइनस करेगा वो, ये दिख रहा है। तो आपको जो लास्ट में आंसर मिलता है वो डायरेक्शन रेशो का मिलता है, ये डायरेक्शन रेशो है आपके, ठीक है। अब आगे चलते देखो, अब डायरेक्शन रेशो आपको गिवन लाइन, मतलब जो भी डायरेक्शन रेशो रहेंगे इस लाइन की, वो कैसे रहेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे इसको, तो जो भी आपके डायरेक्शन रेशो आए यहाँ तक पीएम के डायरेक्शन रेशोज आपको मतलब पता है अभी कि ये डायरेक्शन रेशो जितने ये है, ये वाले डायरेक्शन रेशोज किसके हैं, ये पीएम लाइन के हैं। और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी देके रखा है कि ये जो लाइन थी ना ये नीचे की, इसके डायरेक्शन रेशोज क्या थे, ये आपको पता है ना, ये 5 2 और 3, ये किसके रहेंगे, ये लाइन के रहेंगे ना वो, समझे क्या, यस सर। समझे क्या। हाँ, तो ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन, जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट टाइम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दोज लाइंस का इक्वेशन क्या सेटिस्फाई होता है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। समझो इसके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 और C2 है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशो का प्रोडक्ट की सम 0 आती है व्हेन दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये कंडीशन ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इसमें से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका आंसर 0 हो जाएगा व्हेन दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया और उसका आंसर 0 लिख दिया। यहाँ से आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपको बोला जाएगा कि ये यम जो था, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये थे, देखो जो भी ये आए थे आप, यम के कोऑर्डिनेट्स 5 लैम्बडा -3, एक था 2 लैम्बडा +1, और एक था 3 लैम्बडा -4। तो आपको बस क्या करना है, ये जो लैम्बडा की वैल्यू आपने निकाली वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था ये डिस्टेंस निकालने की चीज। तो डिस्टेंस फार्मूला से आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। समझे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको मार्क कर लो। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का, नहीं तो आप वेक्टर से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस की बात करें, स्क्यू लाइंस मतलब क्या, जो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, ऐसे ऐसे रहेगी, ये हम देख चुके हैं पहले भी, ये रिपीट कर रहा हूं मैं। तो ये स्क्यू लाइंस के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस क्या रहेगा। तो सबसे छोटा जो डिस्टेंस आता है उसका, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, आपको पहली लाइन का इक्वेशन पता है, दूसरी लाइन का इक्वेशन पता है। पहले लाइन का इक्वेशन जो रहेगा
वो लगेगा यहाँ पे समझो देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर B1 वेक्टर आपको पता रहेंगे इक्वेशन के हिसाब से। यहाँ पे ये जो रहेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा B2 वेक्टर। तो आपको A2 वेक्टर B2 वेक्टर की वैल्यू गिवन रहेगी। आपको बस क्या करना है, ये फॉर्मूले में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपको। A1 B1 A2 B2 क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का किसी को डाउट है क्या? कोई क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते पता है क्या? यस सर। बताओ क्या एक बार। देखो, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए एक बार बता देता हूँ मैं सारी चीजें। अगर कोई वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अभी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर कोई दो वेक्टर है, जैसे कि ए वेक्टर है जिसका वेक्टर है आपको आई प्लस 2जे प्लस 3k, और कोई एक बी वेक्टर है, इसका वेक्टर भी है समझो आई प्लस 3j प्लस 4k। तो इनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। मतलब क्या निकालना है? ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, मतलब ऐसे डिटर्मिनेंट लेते, और डिटर्मिनेंट पहले आई जे और के लिखेंगे, और फिर बाद में इसके कोएफिशिएंट लिख दो। तो इसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, तो 1 2 और 3, और इसके कोएफिशिएंट लिखो, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 3 और 4। ठीक है, सो कोएफिशिएंट लिखो। फिर ये पहले वाले को लो। तो ये इसको कैसे सॉल्व करते देखो, पहले आई लेने का आई, फिर इन ब्रैकेट ये रो और ये कॉलम छोड़ दो आप। ठीक है, तो फिर क्या बचे थे? ये 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, ये माइनस करके लिखना। ठीक है, फिर ये जे को लो, लेकिन माइनस लो, जे को माइनस लिया जाता है अंदर की वैल्यू को। फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो क्या बचेंगे? तो देखो ये बचेगा 4 × 1 और ये 1 × 3। तो क्या हुआ? 4 × 1 का आंसर 4, माइनस 3 × 1 का आंसर 3। फिर हम ये के को लेंगे, ये के को लो, प्लस लो के को, और फिर वही चीज, क्या, रोज और कॉलम को छोड़ दो। तो क्या बचेंगे? 1 × 3 और 1 × 2, सो 3 - 2। तो जो आंसर आपको मिलेगा देखो 8 मतलब माइनस आई माइनस ऑफ 4 - 3 1j। ठीक है, और 1j, और ये 3 - 2 का इसका मतलब हो जाएगा 1k। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। समझे क्या? ये चीज क्लियर है अभी क्रॉस प्रोडक्ट की? यस सर। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकाल के यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। लगता है बहुत हार्ड, लेकिन है बहुत आसान। तो इसमें बस आपको A - B करना है, A2 - A1 करना है पहले। A1 वेक्टर यहाँ पे रहेगा, A2 वेक्टर यहाँ पे रहेगा, इन दोनों का माइनस करो। फिर इन दोनों का, ये B1 और ये B2 जो है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। और फिर जो आपने यहाँ पे निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालो। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे कोएफिशिएंट लेके स्क्वायर करके ऐड करने का। तो ये जो वेक्टर आया था ना आपका, उसी की मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना है आपको, और उसकी मैग्नीट्यूड लेना है। तो आपको उन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका शॉर्टेज डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर रहेंगी, तो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो कब ये प्रोडक्ट 0 आएगा? मतलब ये पूरी चीज का आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आने वाला है व्हेन लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो उस टाइम किसी भी फ्रैक्शन का आउटपुट 0 कब आता है? जब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। तो वो कंडीशन जब भी आपको बोला जाएगा कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो आपको कौन सी कंडीशन चेक करनी होगी? ये न्यूमरेटर जो है इस फॉर्मूले का, ये क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली 0 होना चाहिए। दैट टाइम वो टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेगी। इनको चेक करो, नीचे का नहीं चेक किया तो भी चलेगा, वो कितना भी रहा तो कोई फर्क नहीं करता है। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दी जाए, ऐसे इस तरह के कार्टेशियन इक्वेशन दी जाए, और आपको बोला जाए कि इनके बीच में का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन में से निकलता है, वैसे ये कार्टेशियन इक्वेशन अगर दिए तो क्या करने का? तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इनको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करो। मैंने करके दिखाया अभी आपको। ये जो रहते x1 y1 z1, इनके साइन चेंज करेंगे और आईजे के लगाएंगे, तो आपको A1 वेक्टर मिलेगा। और ये A1 B1 C1, इसके आईजे के लगाएंगे तो B1 वेक्टर मिलेगा। समझे? वैसे यहाँ पे भी x2 y2 z2, इनके साइन चेंज करेंगे तो ये A2 वेक्टर मिलेगा। और ये जो नीचे का है A2 B2 C2, इसको डायरेक्ट आईजे के लगाएंगे तो B2 वेक्टर मिलेगा। तो आप डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर थोड़ा शॉर्टकट चाहते हो तो इसमें आप डायरेक्ट क्या क्या कर सकते हो? शॉर्टेज डिस्टेंस आपको ढूंढना है ना, तो आप डायरेक्ट ये वेक्टर की वैल्यूज लेके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो।
सॉल्व करो इस डिटरमिनेंट को, मतलब ये आगे जीरो नहीं आएगा, ये तो इंटरसेक्टिंग रहते तब जीरो आएगा। अगर सिर्फ शॉर्टेज डिस्टेंस भी निकालने को बोले और कार्टेशियन इक्वेशन दिए जाए तो इस डिटरमिनेंट की जगह पे सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी वैल्यू तुमको पता रहेगी इस इक्वेशन के फॉर्मेट से। सारी वैल्यू इस डिटरमिनेंट में डालो। कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं अभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में बताया। पहले ये लो, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर इसको माइनस लो, फिर ये रो और कॉलम छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर इसको लो, ये रो और कॉलम छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, सो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो फिर जीरो ही रहता है। चलो आगे। Yes, sir. ये सम हमने देख लिया टाइम। सम बताने की जरूरत है क्या अभी? आसान है बहुत। दो सम देख रखे, इंटरसेक्ट ईच अदर बोल रहे हैं, तो इंटरसेक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करो। ठीक है, इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या थी? ये थी a2 माइनस a1 को सेपरेटली सॉल्व करो, a2 माइनस a1 का वेक्टर हो गया। b1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 की वैल्यू निकालो, ये b1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b2 की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसको उसको निकालने के बाद इससे उसको डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इनकरेक्ट हुआ है, आप सेपरेट सेपरेट निकालो, निकाल के दिखाओ या आ जाएगा? आ जाएगा sir. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का वेक्टर देख लो। अगर दो पैरेलल लाइंस अगर है, मतलब देखो एक ए लाइंस थी और एक ए लाइन है, इन दोनों पे एक एक पॉइंट रहेगा। जैसे इस पे एक बी पॉइंट है जो कि उस लाइन पे का पॉइंट है, जिसको हम ए टू वेक्टर बोलेंगे, और एक ए पॉइंट है जो इस लाइन पे का पॉइंट है, इसको ए वन वेक्टर बोलेंगे। अब अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका बी वेक्टर जो रहेगा वही वही इस नीचे की लाइन को भी पैरेलल रहेगा। मतलब दोनों पैरेलल ही है ना, तो बी वेक्टर दोनों का सेम ही रहेगा। तो आपको बी वन बी टू ऐसे दो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला और आसान हो जाता है। दो पैरेलल लाइंस का कभी भी बी वेक्टर सेम रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आपको को बोला भी नहीं गया कि ये दो पैरेलल लाइंस है, और आपको जो इक्वेशन दिए गए, समझो समझो आपको जो इक्वेशन दिए गए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे बोला नहीं जाता कि ये पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसे नहीं देते डिस्टेंस बिटवीन दिस और सॉल्व करो। तो आपको थोड़ी चीज स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है यहाँ पे, कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का बी वेक्टर देखो, ये बी वेक्टर होता है ना, अगर ये बी वेक्टर दोनों का सेम दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट सेम है देखो, तो श्योर सी बात है कि ये वेक्टर्स क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। समझे क्या? Oh, हाँ, कभी कभार आपको ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में भी देते, दो वेक्टर दिए जाते हैं और बोलते हैं कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, इसका शॉर्टेज मतलब स्क्यू लाइंस है, ऐसा कुछ तो भी दिया जाएगा आपको। तो आपको बहुत आसान है पैरेलल चेक करना। इनका बी वेक्टर को चेक करो, अगर वो दोनों सेम दिखते तो पैरेलल है। एक केस तो यही पे खत्म हो जाएगा, अगर वो पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग तो हो नहीं सकती, स्क्यू लाइंस आ नहीं सकती, तो ये दो तो यही पे खत्म हो जाएंगे। अब परपेंडिकुलर के केस के लिए दूसरा है, फिर आपको उसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है क्या वो देखना पड़ता है, तो वो चीज अलग है, वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में का जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है। देखो ये फॉर्मूला था, ये डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला था। तो पहले मॉड लो, फिर ए टू वेक्टर में से ए वन वेक्टर को माइनस करो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर से लो। तो पहले क्या करोगे आप, ये ए वन वेक्टर था, ये ए टू वेक्टर था, मैं पहले इसको ए वन बोला, इसको ए टू बोला, तो ए टू में से ए वन को माइनस करूंगा। तो देखो यहाँ पे पहली चीज रहेगी माइनस करो, तो ये माइनस किया मैंने, देखो ये ए वन ए टू वेक्टर था, ये ए वन वेक्टर था, मैंने इसको माइनस किया। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दो, ये शॉर्टकट लगाते हैं थोड़ा सा, तो स्टेप बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन अंदर घुसेगा ना, तो साइन चेंज हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में ऐसा रहेगा, आई माइनस जे प्लस टू के माइनस टू आई प्लस जे माइनस के, साइन चेंज कर दिए, देखो मैंने माइनस साइन अंदर डाला। तो फिर ये आई आई प्लस वन और माइनस टू आई, इसका सोल्यूशन कितना आएगा? आई का आई के साथ, तो इसका आंसर आपको मिलेगा माइनस आई। ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे, देखो जे के को के साथ, मतलब माइनस जे और प्लस जे, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, तो जे की वैल्यू आपको आ जाएगी जीरो। और फिर तीसरी चीज आएगी, समझो यहाँ पे कि ये के का टू के और माइनस के, इसका आंसर आएगा के, सो वन के आंसर आएगा। तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ये जे की इंपॉर्टेंस है नहीं यहाँ पे, तो माइनस आई प्लस के डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इसी फॉर्मेट में लिखो जीरो वगैरह में, क्योंकि दिक्कत नहीं आती फिर कभी भी कैलकुलेशन करने में। तो ये बढ़िया तरीका है, जीरो वगैरह वन वगैरह सब ऐसे लिखा तो कंफ्यूजन का चांस नहीं रहता है। तो यहाँ पे डालो आप जीरो जे,
दिक्कत नहीं रहेगा। तो फिर ये A2 माइनस A1 वेक्टर रहा। अब इसने क्या बोला था, A2 माइनस A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है B वेक्टर के साथ। तो आपको B वेक्टर पता है, देखो B वेक्टर क्या पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब पैरेलल वेक्टर की केस में यूनिट वेक्टर होता है ये B वेक्टर का, ठीक है, इस पे ध्यान दो थोड़ा सा। ये जो है ये B वेक्टर नहीं है, ये B वेक्टर का क्या है, B वेक्टर का क्या मतलब, क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ B। समझे ना ये चीज, वेक्टर में देख चुके हैं हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, तो कैसे निकालते यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे बी वेक्टर दिया गया था, देखो मैं कोई भी ले लेता हूँ समझो, जैसे कि I+2j+3k, इस टाइप का ये यूनिट वेक्टर है। अगर मुझे मतलब बी वेक्टर है, मुझे फाइंड करना है इसका क्या यूनिट वेक्टर बी कैप। तो बी कैप कैसे फाइंड करेंगे, बी कैप का सिंपल फॉर्मूला है, ये बी वेक्टर लो और इसको उसकी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, समझे, उसी वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 मतलब 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, वो बस डायरेक्शन दिखाता है। तो आपको बस क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है उसकी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस वेक्टर की, तो बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड निकलेगी वो क्या निकलेगी, स्क्वायर रूट के अंदर, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 9। सो आंसर हो जाएगा आपका 14, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 14 ये आ गया। अब अगर मुझे बी कैप चाहिए, बी कैप चाहिए, बी कैप, तो मैं क्या करूंगा, बी कैप जो रहेगा वो ये बी वेक्टर मतलब I+2j+3k डिवाइडेड बाय ये रूट यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड उसकी √14। क्लियर है क्या, क्लियर है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला, तो yes हेलो। sir, clear, yes sir. सो बेसिक है, देखो बहुत, ये वेक्टर चैप्टर अगर समझा होगा तो ये भी समझेगा। तो यहाँ पे ये जो 3 आ गया ना, ये 3 इसी वजह से आया है इधर। सो ये पूरा आपका बी वेक्टर था, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 आएगी। देखो आपको बी वेक्टर को दिखाता हूँ मैं, ये बी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड क्या आएगी इसकी, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो क्या आता है, 2 का स्क्वायर आता है 4 + 1 + 4, तो इसका आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो इसका आंसर आता है 3। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज 3। क्लियर, क्लियर है। Yes sir. सो ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये बी कैप लिखा है इसने, देखो बी कैप, बी कैप का मतलब क्या, वो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड। तो ये बी कैप मिला, फिर ये बी कैप को आप निकालो, और फिर ये जो वेक्टर आया था आपका ये वाला, और ये बी कैप जो आया है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कैसे लेते क्रॉस प्रोडक्ट, तो बहुत आसान है, देखो पहले आप क्या करो, ये 3 इसको सेपरेट कर दो, मतलब हर एक को। तो ये वेक्टर को ऐसे लिखेंगे 2/3i + 1/3j प्लस माइनस 2/3k। तो ये आपका एक्चुअल में बी कैप वेक्टर है, ठीक है। सेपरेट करके लिखा करो, क्योंकि आई का कोएफिशिएंट अलग, जे का कोएफिशिएंट अलग, के का कोएफिशिएंट अलग, इस तरह से। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ये आपको मतलब मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको मॉड लेना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट पे। फिर हम यहाँ पे आई, जे और के तो लिखते ही है। फिर हम क्या करते हैं, हम कोएफिशिएंट लेते हैं ये A2 माइनस A1 वेक्टर के। तो A2 माइनस A1 वेक्टर के कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0j आएगा, और यहाँ पे 1 क्या आएगा, तो -1, 0 और 1 दिख रहा है। आगे देखो, इसके कोएफिशिएंट देखो, 2/3 आ रहा था, पहला आएगा 2/3, फिर 1/3, और फिर -2/3, 2/3, 1/3, -2/3। क्लियर है, Yes sir. क्लियर है। इसमें से इसमें से आपको 1/3 कॉमन निकाला जा सकता है, आप मतलब उसमें से निकाल सकते हो। तो अगर हम 1/3 को कॉमन भी निकालते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे क्या कॉमन निकाल दिया, -1/2 को कुछ नहीं किया, -1/3, 0, 1, j, k। वैसे मत करो, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा इधर, क्योंकि इसको भी 1/3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा।
एक काम करो, अगर इसमें से 1/3 कॉमन निकालना होगा ना, तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये गलत हो गया, इधर ये रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, इसको चेक करो, क्रॉस चेक करो, क्योंकि ये नीचे 3 था, इसके नीचे 3 था, इसके नीचे 3 था, ये निकल जाता था, ठीक है। लेकिन इनके नीचे 3 है नहीं, समझे क्या? समझे क्या? Yes, sir. उनको देना पड़ेगा। तो देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 3 देना पड़ेगा, ऊपर भी 3 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 देना पड़ेगा, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये सब 3 मल्टीप्लाई होंगे तब जाके 3 आएगा, और तब जाके वो कॉमन निकलेगा, ऐसे डायरेक्टली कॉमन नहीं निकल सकता, ये गलत हो गया इधर। तो यहाँ पे ये -3 आएगा, ये 0 ही रहेगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 रहेगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आए, 3J, 3 क्या आएगा, तब जाके 1/3 कॉमन निकल सकता है, समझे? Yes, sir. हाँ, अब इसको सॉल्व करना है हमारे तरीके से, फिर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करते आ सकता है। फिर क्या आएगा, ये 3i था, 3j था, 3k था, ये -3 था, और ये 3 था। आप क्या करते, पहले ये टर्म लेते, फिर इसका रो और कॉलम छोड़ के इसको इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करते, फिर फिर ये वाली टर्म लेते, फिर ये वाली छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर ये वाली टर्म लेते, इनको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। तो ये करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, और लास्ट में इसका भी मॉड लेना होता है आपको, फॉर्मूले में फॉर्मूला बोला गया है कि ये जो आंसर आएगा आपका, इसका मॉड लेना है आपको। अब मॉड लेना है मतलब क्या, ये तो 1/3 तो बाहर कॉमन ही रहेगा, क्योंकि मॉड सिर्फ इसका आएगा। तो मॉड कैसे लेते हैं, ये आई और जे का बात करेंगे, तो स्क्वायर रूट में देखो, आई का स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब दोनों -1 ही है, -1 के स्क्वायर आएंगे, तो इसका भी वो स्क्वायर 1 आएगा, इसका भी स्क्वायर 1 आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 आएगा, और ये 1/3 तो था ही पीछे बाहर, ये वाला, तो आपका आंसर हो गया √2/3, ठीक है। Yes, sir. विदाउट है किसी को यहाँ पे? No, sir. हाँ, ये वेक्टर मेथड जो अल्टरनेटिव मेथड दिया है इसने, वो पहले वाली मेथड को यूज किया है, मतलब 2 पैरेलल लाइंस का और 1 पॉइंट का, लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो आप ये मेथड यूज मत करना, वो जो अपना ऊपर का है वही सबसे अच्छा मेथड है इसमें, तो वही मेथड को यूज करो, नीचे का टेंशन मत। कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करें, तो कार्टेशियन में आपको आपको कन्वर्ट करते आते हैं, देखो आपको 2 वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना, 2 पैरेलल लाइन के इक्वेशन चाहिए, तो ये भी पैरेलल लाइन का इक्वेशन देगा, ये भी एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन देगा। कैसे निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन में इसको, ये नीचे वाले को आई जे के लगा दो, ये बी वन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब बी वन वेक्टर क्या रहेगा, 2i - j + 2k। और अगर ये ऊपर वाले जो है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब सब जीरो रहेंगे, x - 0, y - 0, z - 0, तो आपको a1 वेक्टर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, समझेगा। a1 वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है? क्लियर है? Oh, yes, sir. हाँ, रहा सवाल बी टू वेक्टर का, ये बी टू वेक्टर है नीचे का, ये 2i - 1j, मतलब -j, और +2k, ये जो रहेगा वो बी टू वेक्टर रहेगा, मतलब बी टू वाला वेक्टर। अगर 2 पैरेलल लाइन है तो दोनों वेक्टर एक ही रहते हैं, तो ये b1 भी वही आएगा और ये b2 भी वही आएगा, देखो दोनों का कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम, समझे। तो हमारे हिसाब से बी वेक्टर है, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. हाँ। रहा सवाल ए टू वेक्टर का, तो ए टू वेक्टर जो है ना, इसके साइन चेंज करो, ये इसके कोऑर्डिनेट्स के, तो ये +1i +j और +k आएगा, ये आपका आएगा ए टू वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिल गया। आपको जो बी 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 वेक्टर चाहिए था, उसका यूनिट वेक्टर हम निकालने वाले थे, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बी वेक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमें बी कैप मिलेगा, ठीक है। तो ये बी वेक्टर जो आपको पता चाहिए था वो है आपके पास, आप बी कैप निकाल लोगे। सवाल रहा ए1 और ए टू वेक्टर का, ए1 तो दिया ही नहीं है, तो ए1 क्या रहेगा, 0 रहेगा, और ए2 का अगर सवाल रहा तो इसके साइन चेंज कर दो, आपको ए2 मिल जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला, ए2 - ए1 करो, वही मिलेगा। फिर ये बी कैप निकाला उसने, और फिर 2 पैरेलल की कंडीशन लेके सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझा? Yes, sir. ये हर जगह पे गलत क्यों लिखा है इसने, नहीं समझा मुझे। मतलब ये 1/3 डायरेक्ट कॉमन निकाल दिया, और 1 का 1 रह गया, 1 का 1 रह गया, 2 - 1 2, ये कॉमन निकल गया, ये ऐसे मैच नहीं होगा आंसर, क्यों हो रहा है ऐसा? निकाल के देखते थे इसको।
सॉल्व करो इसको, क्या आता है तो देखो। आई इन ब्रैकेट 2 × 1 मतलब 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। फिर ये -j इन ब्रैकेट, इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये 2 × 1 2 × 1 तो 2 - 2। 0 फिर +k इन ब्रैकेट, इसको और इसको छोड़ेंगे तो -1 -2 आएगा। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 3i, ये 0 हो जाएगा मतलब 0j, और ये -3 -3 -3k बराबर है। यस सर, सेम है सर, बरोबर। -3k, हाँ उनका आंसर वहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन वो 1/3 ऐसे डायरेक्टली कॉमन नहीं निकल सकता। डायरेक्ट कैसे क्या कॉमन निकल रहा है, मतलब ये गलत हो गया इधर। अगर प्रिंट डायरेक्ट कॉमन मिस्टेक है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अगर, नहीं वो तो नहीं, लेकिन फिर वो होना चाहिए ना उधर, वो डायरेक्ट कैसे क्या बाहर निकल गया। अगर हम इसको 3 3 लगा के करें तो, क्योंकि रूल बाय रूल तो वही होना चाहिए, मतलब 3i इन ब्रैकेट, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा। तो यहाँ से 6 - 3, माइनस माइनस प्लस, मतलब 6 + 3 ऐसे आएगा ये। और फिर -3j, और फिर इन ब्रैकेट 6 - 6 0 0 हो जाएगा। फिर +k 3k इन ब्रैकेट 6 -3 -6 -3 -6, ठीक है। तो -9, तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है मतलब 6 + 3 9, 9 × 3 27i, प्लस -9 × 3 माइनस, मतलब -27 आएगा, -27k, ठीक है। और इसके बाहर वो 1/3 निकला था, तो वो 1/3 फिर उसको सॉल्व करेगा, तो फिर आंसर अलग आता है। 9 वो 9 9 9i -9k, ऐसे आंसर मिलता है फिर हमको। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसका आंसर कल बताता हूँ तुमको, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। जब भी डिटर्मिनेंट से नहीं तो मैट्रिक्स से कुछ भी चीजें बाहर निकलती है ना, तो सबको देना पड़ता है तब जाके बाहर निकलती है। डिटर्मिनेंट की कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जिसको हमने यूज किया है। वो प्रॉपर्टी फिलहाल तो मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं सोच सोच के बताता हूँ अभी, क्योंकि एक ही रो से निकल रहा है। और अगर अकेले रो को आप नहीं दे सकते, मतलब सबको कॉमन निकाल रहे हो, अकेले रो को दे रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब अगर सिंगल रो को मैं मतलब डिवाइड करूंगा 3 से, तो फिर पूरे डिटर्मिनेंट से वो कॉमन नहीं निकल सकता। देखना पड़ेगा वो सर, क्या प्रॉपर्टी है R2 यहाँ पे, डिवाइडेड क्योंकि बाय 3 उसका आंसर तो क्या, R2 डिवाइडेड बाय 3 नहीं वो तो है ना, लेकिन फिर हमको वो कमांड देनी पड़ती है वो डिटरमिनेंट की। तो वहाँ पे क्या रहता है, आप मतलब ये डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर रहे हो, ये जो आप निकाल रहे हो ना बाहर, ये सिर्फ 3 मतलब थर्ड रो से निकाल रहे हो, और ये सेकंड रो को इन्फ्लुएंस कर रहा है बाद में। ओके ओके, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि इसमें तो सेकंड रो भी है, फर्स्ट रो भी है। तो फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों को इन्फ्लुएंस हो रहा है वो थर्ड रो से आप जब निकाल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी यहाँ पे 100% यूज किया है डिटरमिनेंट की। और एक प्रॉपर्टी शायद मेरे दिमाग से निकल गई होगी, देखना पड़ेगा मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, फिर मैं कल बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो। अब अगर इनके 2 बार वो करेक्ट आंसर आए तो इन्होंने प्रिंट मिस्टेक नहीं किया, क्योंकि एक बार प्रिंट मिस्टेक हो सकता है, 2 बार नहीं होगा। तो अगर आता है आपका तो आप उसको कॉमन निकाल के डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है। यस सर। ये वाली स्टेप्स में ध्यान में रखो। यहाँ पे कोई तो भी प्रॉपर्टी है, वो मैं कल बताऊंगा आपको प्रॉपर्टी कौन सी आती है तो। लेकिन ये जो अगर नीचे से कोई तो भी आता है तो इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल के इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आपका आंसर निकलेगा। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी वो कल मैं खोज के बताऊंगा, फिलहाल तो मेरे पास उसका आंसर है नहीं, ठीक है। यस लेकिन सर। पेपर में आपको ऐसे करना है, ये चीज ध्यान में रखो।
क्योंकि 2 बार नहीं होगा प्रिंट मिस्टेक, एक बार हो सकता है। तो इतना ही है चैप्टर में, बस फॉर्मूले, आंसर, सॉल्यूशन, समझे? 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन के बारे में अगर बात करें तो ये देखो, ये ऐसा समझो, ये एक प्लेन है, ठीक है। अब इससे दूसरा प्लेन निकलता है समझो ऐसे, और एक तीसरा भी प्लेन होता है जो नीचे रहेगा इसके ऐसे, और एक चौथा प्लेन रहता है जो आगे रहता है ऐसे, है ना। ऐसे 4 प्लेन रहते हैं आपके इसमें। तो आपको बस एक्चुअल में 3 प्लेन का स्टडी करना है, जो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन रहेगा। तो किसी भी प्लेन में ये हो सकता है, मतलब अगर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को वैरी करता है तो हम एक्स वाई प्लेन बोलेंगे इसको, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को वैरी करने वाले प्लेन को। फिर 3 टाइप के प्लेन्स रहेंगे, तो 2 प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, 2 पैरेलल लाइंस हो सकती है। नहीं तो ये सब पूरी चीजें आप प्लेन में समझोगे, इसमें क्या क्या डिटरमाइन करना होता है आपको। तो पहले तो एक प्लेन को समझो, मतलब जैसे हम वहाँ पे पैरेलल वेक्टर लेते थे, ऐसे प्लेन में एक नॉर्मल वेक्टर रहेगा। मतलब कोई भी प्लेन में अगर कोई 2 पॉइंट्स है तो वो प्लेन में है या नहीं उसको निकालने के लिए, तो ये समझो एक प्लेन था। कोई भी एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन है, समझिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में ए पॉइंट है, कोई तो भी ए वेक्टर रहेगा, ये कोई तो भी पी पॉइंट है जो कि अनदर वेक्टर रहेगा, कहीं पे भी हो सकता है प्लेन पे ये पी पॉइंट, ठीक है। तो इनके बीच में जो वेक्टर क्रिएट होगा वो रहेगा एपी वेक्टर, ठीक है, इसको हम एपी वेक्टर बोलेंगे। ये पी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसको तो आर वेक्टर, ये ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं ए वेक्टर। और जो हम लाइन में, जैसे हमारी कोई भी लाइन को एक पैरेलल लाइन रहती थी जो बी वेक्टर बोलते थे हम इसको, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन की लाइन का काम जो करती है वो नॉर्मल वेक्टर करता है। मतलब वो प्लेन को जो नॉर्मल वेक्टर रहता है, प्लेन का नॉर्मल मतलब प्लेन को 90 डिग्री में टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे पेनिट्रेटिंग लाइन होता है वो। ये वेक्टर रेफरेंस वेक्टर माना जाता है हमारे इस प्लेन के कैलकुलेशंस में। तो ये एन वेक्टर मतलब क्या, नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है, रेफरेंस वेक्टर। इसको रेफरेंस लेके मानेंगे, वहां पे बी वेक्टर को रेफरेंस लेके मानते थे लाइन में। अगर ये लाइन है तो ये बी वेक्टर के रेफरेंस से कितनी है, कैसी है, उसके बारे में डिस्कस करते थे हम। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन पहले समझ लो। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा होगा कोई भी प्लेन, और एक परपेंडिकुलर टू द वेक्टर होगा, मतलब नॉर्मल वेक्टर को, तो उस प्लेन का इक्वेशन ये होता है, समझे क्या? मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ए पॉइंट से पास हो रहा है, और एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है उसका। इस केस में अगर आपको एक पॉइंट पता होगा, उसका पोजीशन वेक्टर पता होगा और नॉर्मल वेक्टर पता होगा, तो उस प्लेन का इक्वेशन, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये होगा जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये रहेगा उस प्लेन का वेक्टर। आर वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल। समझे? समझे क्या? ये प्लेन का Yes, sir. इक्वेशन है, vector equation of plane when plane passing through the one point, that is a vector, position vector of that point, and normal to the n vector, normal vector to the plane। अगर ये 2 चीजें आपको पता होगी तो ये इक्वेशन आपने लिखने का प्लेन का, आर वेक्टर इज इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर, और आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर। आर वेक्टर मतलब प्लेन का कोई भी एक पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर रहेगा, जैसे पी पॉइंट है। आगे देखते हो इसके कोरोलरीज को देखते हैं। आर वेक्टर एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर एन वेक्टर इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। इसको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये इक्वेशन का नाम है ये वेक्टर। आपको कभी कभी बोला जाता है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म निकालो, तो मतलब क्या निकालो, ये वेक्टर निकालो। अगर ए वेक्टर एन वेक्टर को हम डी वेक्टर बोलते हैं, डी बोलते हैं, देन इक्वेशन इज इक्वल टू आर एन वेक्टर इज इक्वल टू ए एन वेक्टर टेक्स द फॉर्म ऑफ आर एन डी। अगर समझो बोला जाए तो आप डिस्टेंस कार्टेशियन फॉर्म का थ्योरम समझ लो। आज थ्योरम बता रहा हूँ बस मैं, कल फिर से लूंगा रिवीजन के लिए, बस आज समझ लो थोड़ा सा, समझो। इक्वेशन अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से अगर पास होता है वो, और उसके डायरेक्शन रेशियोज हुज नॉर्मल आर ए बी सी इज दिस, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा वो, मतलब
कैसे रहता है, तो उसका इक्वेशन ये रहता है, मतलब अगर कार्टेशियन इक्वेशन के नॉर्मल वेक्टर्स आपको पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब ये आपका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, तो x1 i प्लस प्लस y1 j प्लस z1 k, इस टाइप का ये आपका पोजीशन वेक्टर रहेगा ए वेक्टर, जो कि आपके प्लेन का एक पॉइंट है। और अगर उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, हुज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ हुज नॉर्मल आर, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, जो आपका नॉर्मल रहेगा यन वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो है नॉर्मल की, वो डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन दी है ए बी सी, ठीक है। मतलब ए डायरेक्शन रेशियो रहेगा एपी का, मतलब एपी के डायरेक्शन रेशियो रहेंगे। एपी मतलब क्या, फिर ए से पी पॉइंट तक के पॉइंट्स, उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते डायरेक्शन रेशियो, बोला था ना मैंने इस लाइन में। ये देखो, ये एपी जो है ना आपका, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, वो डायरेक्शन रेशियोज हर वक्त परपेंडिकुलर टू दी लाइन होते हैं। डायरेक्शन रेशियोज का केस है वो, डायरेक्शन रेशियो लाइन के साथ परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये अगर आपका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, तो इनडायरेक्टली वो एपी के डायरेक्शन रेशियोज है, वो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर पैरेलल आएंगे, क्योंकि नॉर्मल को पैरेलल हो जाएंगे, इसको परपेंडिकुलर आएंगे। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा है वो इसके x1 y1 और z1 रहेगा। और समझो इसके कोऑर्डिनेट है x y और z, समझो। तो ये एक्स में से x1 को माइनस करो, y में से y1 को माइनस करो, z में से z1 को माइनस करो, तो आपको a b c डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे उस एपी लाइन के, ठीक है। तो वो आपको समझो दे के रखिए, दिख रहा है वो, देखो। तो डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन के मिलेंगे और हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, अब इन दोनों ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, हाँ। मतलब ये यन के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो थे ए बी और सी, समझो। यन के मतलब जो परपेंडिकुलर थे उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, ऑलरेडी पता है ये। और आपको पता है कि यन वेक्टर ये हमारे एपी वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा, क्यों, क्योंकि वो प्लेन का पॉइंट है। ये एपी वेक्टर प्लेन की एक लाइन है, कोई जो भी प्लेन पे की। तो सीधी सी बात है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो आता है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी पता है, हमें क्या चाहिए, बस एपी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। कैसे निकालेंगे इसके डायरेक्शन रेशियो, अब क्या करो, ये ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 z1 बोल रहे हैं, और ये पी के कोऑर्डिनेट्स को हम समझो x y और z बोले। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बताओ, इस लाइन के कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 मतलब क्या, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका a2, ये हो गया आपका a3, मतलब b1 b2 b3, b1 a1 b1 c1, ठीक है। सो लाइन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गई है, ये जो आपने लाइन निकाली ना ये प्लेन की, उसके डायरेक्शन रेशियोज है ये। सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस किया। अब सीधी सी बात है, दो लाइन के आपके पास इसके डायरेक्शन रेशियो है और इसके डायरेक्शन रेशियो। तो देखो, इसके जो डायरेक्शन रेशियो थे वो ए बी सी थे, इसके जो डायरेक्शन रेशियो आपने अभी निकाले वो थे a1 b1 c1। अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट की सम करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। समझे क्या, समझे क्या। तो फिर वो ऐसे बनता है यस डायरेक्ट, सर। ये नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो थे वो ए थे, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो आता था वो क्या आता था, ये x1 था और यहाँ पे x था, तो ये बनेगा x माइनस x1, ठीक है। ये a1, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, देखो, प्लस इसका डायरेक्शन रेशियो था b, इसके क्या आएगा y और y1, तो ये आएगा y माइनस y1 और यहाँ पे आएगा b, ठीक है, इसका प्रोडक्ट। और तीसरी चीज, इसका डायरेक्शन रेशियो था c, तो इसका z माइनस z1 आता था, तो डायरेक्शन रेशियो में z माइनस z1 आएगा। और ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 जैसे हो गया, इन दोनों की सम करेंगे तो प्लस जीरो मिलेगा। तो ये बन गया आपका डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मेट में इक्वेशन। क्लियर है, यस क्लियर है, सर। कॉन्सेप्ट को समझो। ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा भी घुमा दो तो सब घूम जाता है इधर। तो ये कब यूज करना है आपको, जब डायरेक्शन रेशियो दिए जाएंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दिए आपको और आपको नीचे के पॉइंट्स देके रखे, तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल के दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट की सम करके जीरो लिख सकते हैं, वो प्लेन का इक्वेशन होता है। ये
बहुत बार यूज किया जाने वाला इक्वेशन है। फिर 13, 10 बहुत है इसमें इक्वेशंस। एक थ्योरम और ले लेता हूँ, फिर आज के लिए रुक जाऊँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वेक्टर का देखो, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द बी एंड सी। तो क्या करेंगे, अगर वो देखो वेक्टर इक्वेशन निकालना है आपको प्लेन का, वो पास हो रहा है ए पॉइंट से एंड पैरेलल है बी वेक्टर और सी वेक्टर को। ऐसी कंडीशन है आपको, मतलब ए वेक्टर का पॉइंट आपको पता है और एक बी और सी दो वेक्टर थे, मतलब ये एक बी वेक्टर था और एक सी वेक्टर था। इन दो वेक्टर को अपना प्लेन जो है वो पैरेलल है। समझे क्या, मतलब ये ऐसी चीज है, देखो ये प्लेन रहेगा हमारा और ये प्लेन के ऊपर कहीं पे तो भी ऐसे बी वेक्टर रहेगा और यहाँ पे कोई तो भी ऐसे सी वेक्टर भी रहेगा, लेकिन ये बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों प्लेन को कैसे है, पैरेलल वेक्टर। समझे क्या, समझे Yes, क्या? sir. हाँ, तो आगे चलते। और ए वेक्टर जो रहेगा वो उस हमारे हमारे प्लेन पे का एक पॉइंट है। आगे चलो, शॉर्ट में बता देता हूँ इसको। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द नॉन जीरो वेक्टर्स एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स बी एंड सी। सो ये बी और सी जो वेक्टर है वो नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं हो सकते उसके मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ये कभी भी जीरो नहीं आएंगे, नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होने चाहिए। और नॉन पैरेलल वेक्टर्स होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को कभी पैरेलल नहीं रहेंगे। मतलब बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में सी वेक्टर, ये ऐसे नहीं चलेगा। तो ये दोनों नॉन पैरेलल, मतलब बी वेक्टर ऐसे रहा तो सी वेक्टर ऐसे रहेगा, लेकिन दोनों वेक्टर प्लेन को पैरेलल रहेंगे, खुद को पैरेलल नहीं रहेंगे लेकिन प्लेन को पैरेलल रहेंगे। समझा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन जीरो, नॉन पैरेलल, जीरो नहीं मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, एक दूसरे को पैरेलल नहीं होनी चाहिए लेकिन प्लेन को पैरेलल होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमारा जो वेक्टर इक्वेशन होगा वो ये होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर किया तो आपने क्या निकाला इनडायरेक्टली, आपने यहाँ पे एपी वेक्टर निकाला। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब क्या, एपी वेक्टर। ठीक है, ये एपी वाला वेक्टर। और ये बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी, मतलब ये बी और सी दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा ना वो, बराबर है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो ये हमारे प्लेन जो है ना, ये प्लेन को ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। अब इन दोनों वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले, मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये इन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर आएगा, बराबर है। मतलब बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर और सी वेक्टर। अगर बी वेक्टर और सी वेक्टर को परपेंडिकुलर है तो श्योरली वो हमारे प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये बी क्रॉस सी किसका काम करेगा, नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा। समझे क्या, Yes. समझे क्या? हाँ, तो हम नॉर्मल वेक्टर की जगह पे बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन बहुत आसान हो गया है। देखो क्या इक्वेशन था वो, आर वेक्टर एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एन वेक्टर, ऐसे हमारा नॉर्मल इक्वेशन होता था। अब यहाँ पे एन वेक्टर की जगह पे हम बी क्रॉस सी लिख सकते हैं क्योंकि वही काम करता है वो। तो हम ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इज इक्वल टू ए वेक्टर इन ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। समझे क्या, Yes, sir. समझे क्या? बहुत आसान है, देखो एनालॉजी को समझो तो सब कुछ समझेगा। इस चैप्टर में थ्योरम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उड़ाना कोई बड़ी चीज नहीं है। वेक्टर आया तो सब आ जाता है, कॉन्सेप्ट समझो कहाँ पे कौन सा लगाना है ये समझो। और ये बी क्रॉस सी वेक्टर ही क्यों लिया इसी केस में, क्योंकि वो नॉर्मल का काम करता है। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स होता है। बी सी को क्रॉस प्रोडक्ट उसका परपेंडिकुलर होगा, बी सी पैरेलल थे प्लेन को, सो ऑब्वियसली बी क्रॉस सी प्लेन को भी परपेंडिकुलर हो गया, तो वो एन वेक्टर का काम करेगा, तो उसकी जगह पे उसको डाल दो, खत्म किस्सा। आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं, सफिशिएंट है। कोई डाउट है तो पूछ लो, वो मैं कल डिटरमिनेंट का सॉल्व करके बताता हूँ आपको क्या हुआ था। Okay. ठीक है। Yes, sir.